क्लियर हो जाता है। लेकिन दरहकीकत मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं। पाकिस्तान स्टडीज की बहुत ज़्यादा अहमियत है इसको पढ़ने की, ठीक है ना। तो उसकी वजह है बहुत सारी। सबसे पहली वजह ये है कि हमें अपने कंट्री के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर जो है ना वो चीज़ जो आपने खुद मेहनत से हासिल नहीं की है, आपके आबाओ अजदाद ने आपको मतलब बनी बनाई जो चीज़ें दे दी हैं आपको, तो जो चीज़ मेहनत से इंसान हासिल करता है, खुद हासिल करता है, उसकी जो मोहब्बत होती है और उसके बारे में जो उसकी सोच होती है वो बहुत ही मुख्तलिफ होती है एज कम्पेयर टू डैट उस पर्सन के मुकाबले में, कि जिसको लगता है कि यार मतलब ये तो है और ये सबके पास होता होगा, मेरे पास भी है, ठीक है ना। तो जैसे हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी दौलत और कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, ये इस बात का अंदाजा हम जब तक नहीं लगा सकते जब तक जो है हम पाकिस्तान स्टडीज ना पढ़ें, हम हिस्ट्री के बारे में ना सोचें, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई वसी हैदर मेरा नाम है, पिछले 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ढाका कोचिंग सेंटर के नेटवर्क से। इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ और ढाका कोचिंग सेंटर से हमारे जो है ताल्लुक हैं, समझ लें कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया जब से जो है इस वक्त मैं ढाका कोचिंग सेंटर के साथ हूँ। अच्छा, बात शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने सुन लिया, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर का इसका सिलेबस है क्या। सबसे पहला जो चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश जो हुआ, इसकी ओवरऑल हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये खुद कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है ना। और जब ये खुद कांग्रेस के मेंबर थे तो फिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि कल को उन्होंने फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और एक अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया। और जब ये खुद कांग्रेस के मेंबर थे तब इनकी सोच क्या थी, ठीक है ना। और एक अरसे दराज से मुसलमान और हिंदू जब साथ रह रहे थे तो फिर ये वक्त 1940s में ऐसा क्या हो गया कि हमें एक अलग मुल्क का मुतालबा करने की जरूरत पड़ गई। अच्छा, फिर जाहिर है कि प्लेट में रखा हुआ तो पाकिस्तान हमें मिला नहीं। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो है हिस्टोरिकल हुए वाकयात हुए, ठीक है ना, किस तरीके से जो है पाकिस्तान वजूद में आया। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सारे ऐसे वाकयात पढ़ेंगे जिनकी डिटेल हमें मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एस्टेब्लिशमेंट में बेसिकली जो एरा जो हम कवर करते हैं वो वक्त होता है कि कब जो है पाकिस्तान की जो है ना तहरीक शुरू होती है और उसको लेकर कब पाकिस्तान वजूद में आ गया, यहाँ तक की जो बात होगी वो इसके अंदर होगी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जब पाकिस्तान वजूद में आ गया उससे लेकर आज तक बहुत सारे हमें बुरे जो है हालात वाकयात देखने पड़े। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो ये डिसाइड हुआ था कि जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है वो पाकिस्तान, जहां पर हिंदू अक्सरियत है वो इंडिया बन जाएगा। अच्छा, लेकिन दरअसल जो है हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो मुकम्मल मुसलमान शहर थे लेकिन आज भी वो इंडिया का हिस्सा है। लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, ठीक है ना, जूनागढ़ और बहुत सारी जो है ना जगह हैं जो कि आज हम देखते हैं कि इंडिया का हिस्सा है। अच्छा, कश्मीर का मसला आपके सामने है। कश्मीर में भी मुस्लिम अक्सरियत अभी तक मौजूद है और उसके बावजूद जो है उस पर आज तक झगड़ा आपके सामने चल रहा है। अच्छा, तो एक तो ये इशू था कि जमीन के तनाज़े, उसके बाद सिर्फ जमीन का तनाज़ा थोड़ी था। जमीन का तनाज़ा तो ऐसा है स्पेशली कश्मीर का कि वो बहुत ज्यादा हॉट इशू रहता है हमेशा और बार बार मीडिया की जीनत बनता रहता है, तो इसलिए हर बंदे को पाकिस्तानी को ये पता है। लेकिन सिर्फ ये एक मसला थोड़ी था। अब हुआ ये कि 1857 में एक जंग हुई थी जिसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों ने बहुत ज्यादा सर उठाया, ठीक है ना। और हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर वो हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन जब एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान हुआ यानी कि जब अमल किया उस प्लान पर तो सिर्फ मुसलमान खड़े हुए थे और हिंदुओं ने बिल्कुल ऐन वक्त पर पार्टी बदल ली थी। तो वहां से अंग्रेज के जहन में था कि भाई मुसलमानों को दबाना है। 1857 से लेकर 1947 तक ये पूरा वो एरा था कि जब जहां जहां मुसलमान आबादियां थी अंग्रेजों ने बिल्कुल ही सेपरेट एक बनाया हुआ था फिलोसफी, सेपरेट बिल्कुल उनकी सोच थी। वो क्या थी
कि जहां जहां भी मुसलमान आबादी है वहां पर कोई स्कूल नहीं बनाना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनानी, कोई कारखाना नहीं लगाना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम वहां पर उन जगहों पर नहीं होगा जहां जहां मुसलमान आबादी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है हम देखते हैं कि 50 60 साल 70 साल गुजरे, अब जो है एजुकेशन लेवल जो था वो भी मुसलमानों का डाउन हो गया, ठीक है ना, रोजगार के हवाले से गरीब मुसलमान। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर जब मुसलमान अक्सरियत के हिसाब से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास बेसिकली वो गरीब इलाके आ गए कि जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम नहीं था। सिर्फ कराची है, जैसे लाहौर है, ये कुछ जगह थी जहां पर फिर भी बेहतर निजाम था, बाकी जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। इसकी एक बड़ी दलील ये भी है कि कायदे आजम और गांधी जी के दरमियान एक मुआहदा होता है कि हम 3 साल तक एक ही करेंसी चलाएंगे, यानी जो करेंसी इंडिया में चलेगी वही करेंसी पाकिस्तान में चलेगी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त कायदे आजम की जो है सदारत में, उनकी लीडरशिप के अंदर ये फैसला किया था कि भाई हम जो बनाएंगे बेसिकली अपना बैंक, वो 3 साल बाद बनाएंगे जब तक सेम करेंसी चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जराए नहीं थे। इसके अलावा आप अच्छी तरह जानते होंगे कि बहुत सारे जो उस वक्त के मुसलमान नवाब थे, उनके पैसे से सरकारी खर्चे जो है उस वक्त के बर्दाश्त किए गए। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर मुसलमान मतलब पाकिस्तान की जो है वो आगे बढ़ता है। फिर 1952 में बहुत बड़े दंगे हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और 1952 में जो दंगे होते हैं, पहली बार हमें जो है लाना पड़ता है फौज को। सबसे पहले 1952 में जनरल असलम साहब थे, जिनको 1952 में लाहौर का कब्जा दिया गया, फौज के हाथ में लाहौर आया। और फिर मार्शल लॉ की हिस्ट्री अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितना भी वक्त गुजरा, जमहूरियत से ज्यादा मार्शल लॉ में गुजरा। तो इस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा जो है हुकूमत, कौन कौन सी हुकूमत आई, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, ठीक है ना। फिर 1971 16 दिसंबर 1971 हम देखेंगे जो द फॉल ऑफ ढाका, कि क्या उसकी वजूहात बनी, बांग्लादेश कैसे बन गया, 65 की जंग, ठीक है ना, 71 की जंग, ये तमाम चीजें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कैसे कैसे ड्रामेटिक चेंज आया हमारा, फिर इकोनॉमी के हवाले से भी, मईशत हमारी कब ऊपर गई और कब नीचे जो है हमारे हालात खराब हुए। 60s का जो एरा होता है इकोनॉमी के हवाले से, 1960s का, उसको क्या कहा जाता है कि दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन वक्त गुजरा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि इस्लामी जमहूरियत कैसे बन गए और इसके अंदर किस किस पर्सनैलिटी ने रोल प्ले किया। इसके बाद है हमारे पास नंबर 4 जो हमारा चैप्टर है, द लैंड्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जमीनें। कोई भी दुनिया का बेहतरीन जो मुल्क होता है, वो बेहतरीन मुल्क वो कहलाता है जिसके पास दरिया मौजूद हो, पहाड़ मौजूद हो, मैदानी इलाके मौजूद हों, रेगिस्तान मौजूद हों, चारों मौसम वहां पर होते हों, ठीक है ना, सर्दी गर्मी, मतलब ये तमाम चीज होती हो, बारिश बेहतरीन होती हो, जरखेज जमीन हो, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये तमाम चीजें कुदरती तौर पर तोहफे में दे दी, यानी कि हमारे पास चारों मौसम होते हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है हमारे पास, ठीक है ना, मैदानी इलाके, रेगिस्तान, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव, एंड वी हैव फर्टाइल लैंड एज वेल। यानी कि ये तमाम चीजें लैंड्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो जो हम इस जमीन के चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है ना। अगर फिर भी एक तरक्की याफ्ता कंट्री के लिए जो जो चीज कुदरती वसाइल चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो जो दरकार होते हैं, वो तमाम पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो हम जमीनों के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की कौन सी जमीन जो है किस काम में आ सकती है, उसका फायदा क्या है, ठीक है ना। इसी तरह ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो पाकिस्तान इज लोकेटेड एट एन आइडियल पोजीशन, पाकिस्तान जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक आइडियल लोकेशन पर है। तो ये जिस लोकेशन पर इस वक्त पाकिस्तान है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है ना, और हम इससे किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। सीपैक के बारे में भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये सीपैक क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे इस लैंड्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर और हमारी डेवलपमेंट में इसका क्या किरदार हो सकता है। पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड हमारा K2 पता ही होगा आपको। इसके अलावा जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां, उनमें से 4 या 5 जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। और फिर हमारे पास जो टूरिज्म रिजॉर्ट्स हमारे पास हैं, और यानी कि कितनी हमारे पास जगह हैं जो कि टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, लेकिन इस पर कभी भी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई।
तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं पाकिस्तान की, आप भी यकीनन कराची में ही रह रहे हैं सब, तो बहुत सारी जगह शायद आप में से कुछ बच्चों ने देखी होंगी, लेकिन कौन कौन सी ऐसी जगह जो जरूर आपको देखनी चाहिए और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी या टूरिज्म के हवाले से भी, तो ये हम इसके अंदर बात करेंगे। द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस हवाले से भी पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों से यूनिक है, ठीक है ना। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे अरब जो कंट्रीज हैं वहां पर अमूमन पूरे मुल्क के जितने भी लोग होते हैं उनकी जो सकाफत होती है वो आमतौर पर सेम होती है, देयर इज नो डिफरेंस। बट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारे कल्चर हैं जो कि कंबाइंड टुगेदर हैं। मिसाल के तौर पर कराची वाले जो लोग हैं इनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, इंटीरियर सिंध के जो लोग हैं उनका कल्चर हमारे से कराची वालों से काफी हद तक मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, फिर आप चले जाएं बलूचिस्तान देखें, वहां का कल्चर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। बलूचिस्तान के अलावा बलूचिस्तान के तरह इसी तरह बेटा म्यूट रखें अपने आप को, किसी का खुल गया है। कायनात, कायनात इमरान, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, हेलो कायनात। जी सर, क्या माइक खुला हुआ है किसी का? मैं बंद यहाँ से कर देता हूँ। अब सही है सर? जी, कायनात का माइक मैंने बंद कर दिया सर, बंद कर दिया मैंने। जी जी, ओके 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 ओके। असल में डिस्टर्बेंस, असल में सर इसमें एक ऑप्शन है ना वो क्या अलाउ करने वाला, वो बंद कर दें तो कोई म्यूट ही नहीं होगा, अनम्यूट होगा ही नहीं उसके बाद। अच्छा जी, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो कल्चर ऑफ पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कितने कल्चर हैं और किस किस बेसिस पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज, ठीक है ना, जबान की बुनियाद पर कितनी जबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, एक एक करके एक एक जबान की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। उर्दू की लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है ना, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोची, पश्तून, ठीक है ना, पंजाबी, ये सब के बारे में। अच्छा, फिर हमारे शादी ब्याह होते हैं जी, और मैयत वगैरह, और इसके अलावा जनाजे उठते हैं जी, उसमें भी कुछ रस्म रिवाज चली आ रही हैं, शादी ब्याह के हवाले से चली आ रही हैं, ठीक है ना, और दीगर हमारे रस्म और रिवाज के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ड्रेसिंग, अब ड्रेसिंग में भी बड़ा डिफरेंट होता है, तो मुख्तलिफ हिसाब से हम पाकिस्तान के कल्चर को इसके अंदर एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि भाई अब पठानों के अंदर ही अपने अंदर ही कुछ मुख्तलिफ जो है रिवाज हैं, एक कबीला किसी और तरीके से, दूसरा कबीला किसी और तरीके से जो है वो काम करता है। इसी तरह ड्रेसिंग के, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बहुत सारी इसमें चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह जब चैप्टर शुरू होता है तो आपको बताते हैं। लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब बना तो हमारी दो नेशनल लैंग्वेजेस थी। कायद आज़म ने तो कहा था कि भाई उर्दू ही होगी, लेकिन जो हुआ ये कि जो बंगाल साइड जो थी हमारी पाकिस्तान की, मशरकी पाकिस्तान, वहां से इस पर एहतजाज हुआ कि भाई बंगाली होनी चाहिए। तो फिर कायद आज़म ने ऐलान किया कि उर्दू और बंगाली दोनों जो है हमारी नेशनल लैंग्वेजेस होंगी। अच्छा, आपको पता है कि उर्दू इस वक्त, फिर जो भी हुआ, उर्दू इस वक्त जो है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान तो है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो सर्वे है, गैलप सर्वे, वो ये कहता है कि सिर्फ 10% लोग उर्दू बोलते हैं नॉर्मली, यानी घरों में भी और बाहर भी। जो बाहर तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन घरों में या ओवरऑल जो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो 10% लोग करते हैं उर्दू का, बाकी 90% जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में या कहीं और, ठीक है ना। तो उर्दू के बारे में हम पढ़ेंगे, पंजाबी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री, फिर इसके पोएट्स गुजरे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, एक एक करके तमाम लैंग्वेजेस के जो अजीम हमारे पोएट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री इसके अंदर आपको मिलेगी। जैसे गालिब हैं, मीर तकी मीर तक, ये तो बड़े नाम मशहूर सुने होंगे। इस तरह शाह अब्दुल लतीफ भटाई हैं, उनके बारे में बड़ी डिटेल में इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट क्या है? ई इक्वल्स ई कहा जाता है, यानी इकोनॉमी इक्वल्स एम्पायर, कि अगर किसी मुल्क की मईशत स्ट्रांग होगी, अगर किसी मुल्क की मईशत स्ट्रांग होगी तभी वो मुल्क जो है आगे ज्यादा तरक्की कर सकता है। अगर किसी मुल्क की मईशत स्ट्रांग नहीं है तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मईशत एकदम से तो ऐसा कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है, उसको हम रगड़ेंगे और एकदम से हमारे हालात चेंज हो जाएंगे, सब कुछ, सारी सड़कें बन जाएंगी, बेहतरीन जो है अस्पताल, स्कूल, हर चीज बन जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, तरक्की चाहते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलना होता है।
बहुत बहुत सारे काम मैं आज करूंगा, 2020 में करूंगा, तो जो उसका इम्पैक्ट आएगा हमारे मुल्क में वो 2050 में जाकर आएगा, 2040 में जाकर आएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। तो ऐसे क्या काम है जो 60s में हुए और आज हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है? ऐसे क्या काम है जो माजी में होने थे और अब तक नहीं हुए और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं? मिसाल के तौर पर डैम्स, कालाबाग डैम, यकीनन बच्चों ने जरूर, आप लोगों ने बेटा कालाबाग डैम का यकीनन नाम आपने सुना होगा, ठीक है जी। तो ये कालाबाग डैम क्या है और इसका जो हिस्ट्री है बेसिकली वो क्या है? एक मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कालाबाग डैम की कि 1952 में कालाबाग डैम का जो मंसूबा बनाया गया वो 1952 में बनाया गया, ठीक है ना, यानी कि बाकायदा इसका मंसूबा तैयार हो गया था 1952 में। तो 47 में पाकिस्तान बना, 47, 48, 49, 50, 51, 52, तकरीबन 5 साढ़े 5 साल बाद हम देखते हैं कि ये प्लान बन गया, लेकिन कालाबाग डैम आज तक नहीं बना। तो सिर्फ प्लान बना लेना, जिस तरह बच्चे प्लान बनाते हैं, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो कल आती नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर उसके बारे में भी बताया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितनी कितनी बार इकोनॉमिक प्लानिंग्स पाकिस्तान की गई, ठीक है ना। बेसिकली होता ये है कि 5 इयर्स प्लान बनते हैं इकोनॉमी के हवाले से, गवर्नमेंट जो नई आती है अपने साथ एक प्लान लेकर आती है और फिर वो 5 साल तक उस प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो हम ये देखते हैं कि शायद पूरे जब से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है 2 प्लान थे जिन पर अमल हुआ, और उसके अलावा तकरीबन प्लान बहुत सारे बने, लेकिन अब मैदान अमल में हमें नजर नहीं आते। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग कितनी लोगों ने की, क्या प्लानिंग की और किस पर अमल हुआ और कौन सी ऐसी बातें थी जो सिर्फ एक मंजरनामा बन के रह गई और उस पर कोई अमल नहीं किया गया, ठीक है ना। तो देखें, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए जब आप मेरी क्लास लेंगे। नंबर वन तो आपके पास होनी चाहिए, हैंड फ्री होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगाई हुई ताकि जो करीब करीब मेरे डिस्टॉर्शन और ये जो शोर है मैं उससे बिल्कुल मुझे वो चीजें डिस्टर्ब ना करे और मैं फोकस बिल्कुल आप पर रख सकूं एक बार। तो आपके पास भी हैंड फ्री होनी चाहिए ताकि बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्लियर आवाज आए। तो व्हाट यू नीड इज यू नीड हैंड फ्री, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास पेन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ साथ साथ आप लिखते रहें। तो अभी आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाटएवर ये अपने पास लिखें। आपने एक फ्रेश रजिस्टर बनाना है पीएसटी का, उसके अंदर सबसे पहले आप पाकिस्तानी स्टडीज लिखें सेकंड ईयर और सिलेबस लिखकर, और ये जो साथ हैं इन सब का नाम लिख लें। अगर आपने लिख लिया है तो डन लिखकर चैट में मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने लिख लिया है, ठीक है। इन तमाम के नाम साथ साथ लिख लें। दिस इज ओवरऑल सिलेबस। इस वक्त मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारा ओवरऑल सिलेबस क्या है। नंबर 8, पाकिस्तान एंड कम्युनिटी ऑफ नेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लास्ट के पाकिस्तान और ये हमारी जो मुख्तलिफ जो दूसरी कौमें हमारे साथ रहती हैं, मतलब पाकिस्तान, वी ऑल आर पाकिस्तानी, लेकिन डिसाइड दैट पाकिस्तानी हम में से कुछ सिंधी हैं, कुछ पंजाबी हैं, ठीक है ना, और दूसरी हमारे पास अंदर नेटिव हमारी जो है अलग अलग। तो कैसे हम एक साथ रह रहे हैं और इसके पीछे जो है मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर द रीजंस, ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर पाकिस्तान के इंटरनेशनल लोगों से कैसे ताल्लुक, दूसरी दुनिया से पाकिस्तान का अपने पड़ोसियों से कैसे ताल्लुकात हैं, सुपर पावर से किस तरह से ताल्लुकात हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो हमारे पास है ना ये पॉलिटिक्स, इसका भी बड़ा किरदार होता है किसी भी मुल्क की तरक्की में। लेकिन अगर हमसे तमाम बड़े बड़े कंट्रीज के अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो हमें मुश्किल वक्त में इमदाद देंगे, हमें इन्वेस्टमेंट देंगे हमारे मुल्क के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर अमेरिका, रशिया, बरतानिया ये कहें कि भाई पाकिस्तानियों के लिए बस ऑन अराइवल वीजा है और आप आए और जॉब करें, कोई आने कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो कितना हमारे ऊपर फर्क पड़ सकता है इसका, ठीक है ना। और हमें अगर वो इमदाद देते हैं, हमारे पास आकर कोई कंपनी लगाते हैं, वहां पर हजारों लोगों की जॉब्स लगती हैं। तो पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे दूसरी कौमों से कैसे ताल्लुकात है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और पड़ोसियों से स्पेशली। जैसा कि अभी आपने देखा लास्ट ईयर कि हमारी इंडिया से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और हमने उनके 2 फाइटर जेट्स भी गिरा दिए, और फिर एकदम से हमने देखा बाय द नेक्स्ट डे हमने उनका अभिनंदन जो है उसको छोड़ दिया। तो क्या ये सही किया?
बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होने से बच गया, ठीक है ना। जाहिर है कि हम भारत जो भी हम जानते हैं कि जितना उनका इंडिया का डिफेंस का बजट है, इतना पूरे पाकिस्तान की तमाम चीजों का बजट मिलाकर भी उतना नहीं है, तो जाहिर है कि उनका बहुत बड़ा बजट है। जब भी तो वो उतना चिल्ला रहे थे, अभी आपने देखा रिसेंटली चाइना से उनके हालात खराब हो रहे हैं, तो अब उनकी आवाज ही नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है गला घोट दिया किसी ने उनका। तो हम पर क्यों चिल्ला रहे थे? होता यही है कि आपने वहां पर जो है ना शेयर बनना होता है जहां पर आपको लगे कि आप आराम से जीत जाएंगे, और जहां पर आपको लगे कि नहीं मुकाबला कांटेदार होगा, तो वहां बेहतर है कि अपने मईशत के हालात को देखते हुए आप पीछे हट जाएं। खैर, तो ये भी हम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपने, अच्छा सिर्फ एक चैट में कोई आया हुआ है सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक सिर्फ रिप्लाई आया हुआ है बेटा, बाकी भी सुने। मैंने आपसे कहा कि आप इसको रजिस्टर में नोट डाउन करें, और अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मुझे डन लिखकर चैट में बता दें, चैट का ऑप्शन होता है इसके अंदर, ताकि हमें कंफर्म होता रहे साथ साथ, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, आई होप कि आप सबने लिख लिया है, इसलिए मैं अब चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है जी। अच्छा, उर्दू में, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हों जिन्होंने उर्दू में लिया हुआ, ठीक है ना। वो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स तक जाना है, बैचलर के बाद मास्टर्स भी करना है, आगे अगर आपने पढ़ना है, तो इट इज बेटर टू टेक दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको उर्दू में ले लें, अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश में ले लें, मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। बट मेरी सजेशन, अगर आप पूछते हैं कि सर किसमें बेहतर है, तो देखिए अब जो अभी मैं पेपर पैटर्न भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, आप देखें कि बिल्कुल चेंज हो चुका है, तरीका ही बिल्कुल चेंज हो गया है इसको पढ़ने का ना, बहुत ज्यादा इसमें चेंज आ चुका है। तो बात ये कि यू नीड कि आप देखें कि ऐसा नहीं है, पहले पीएचडी के बारे में ये जहन था बहुत लंबे लंबे जवाब लिखने होते हैं, बेहतर होगा उर्दू में ले लो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, और उसकी वजह ये है कि शॉर्ट शॉर्ट आपको आंसर लिखने, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी बातें सुनी हो, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपकी बेहतर होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा इसका जवाब दे सकेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, पहला है हमारा क़याम पाकिस्तान। ना मैं उर्दू में बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाएं, अगर किसी ने उर्दू में लिया हुआ है, नहीं भी लिया हुआ तो अपनी समझने के लिए आप लिख सकते हैं तारीख पाकिस्तान। सारी बातें बता दी आपको मैंने, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, किस तरह से पाकिस्तान का क़याम हुआ, इस्लामी जमहूरिया हमने नाम रखा अर्ज़ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जमीन, सकाफत पाकिस्तान, पाकिस्तान की सकाफत, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे द सोसाइटल रिलेशनशिप, पाकिस्तान की जबानें, इक्तिसादी मनसूबाबंदी और तरक्की, पाकिस्तान और कौमी अज़्म, पाकिस्तान एज अ नेशन। हाँ भाई, लिख लिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी 1-to-1 मुलाकात होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे कि बहुत जल्द हमारा सेंटर खुल जाए, तो इंशाल्लाह हम 1-to-1 आपके आमने सामने होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने एडमिशन लिया, बहुत अच्छा किया, और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला आपका पढ़ने का फौरन। और जो आपके फ्रेंड्स हो जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, उनको भी मेरा पैगाम दीजिएगा कि इट इज मच बेटर टू स्टार्ट क्लास राइट नाउ, फौरन आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि आपने प्रमोट हो जाना है, लेकिन व्हाट विल हैपन इन सेकंड ईयर। अब अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, आगे अगर आपने पढ़ना है, तो आप उसका सारा दारोमदार जो है वो सेकंड ईयर पर हो गया है, यानी कि द सेकंड ईयर नाउ हैज डबल इंपॉर्टेंस। सेकंड ईयर की जो इंपॉर्टेंस नॉर्मली होती है, अब बेटा आप लोगों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस दुगनी हो चुकी है। तो इसका आपको भी ख्याल करना होगा, आपको इस चीज को बहुत ज्यादा समझना होगा, और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि वो फौरन आए और ढाका में जाकर ढाका कोचिंग सेंटर में एडमिशन लें। आगे बढ़ते हैं। नाउ द हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हेडिंग डालिए अगली, पेपर पैटर्न। पैटर्न ऑफ द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पेपर का पैटर्न भी पता होना चाहिए, किस पैटर्न पर बेसिकली पेपर आता है, और उस पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी होती है। देखिए हमारी क्लास के अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जो दिल में पाकिस्तान के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। मैंने सीएसएस दिया, तो सीएसएस में जब मैंने पढ़ा तो सन 712 से लेकर आज तक के यहाँ के हालात इंडो पाक के मैंने पढ़े, उससे जब से लेकर सन 712 से आज तक के जो हालात थे वो क्या थे। तो बहुत सारी बातें मेरे पास हैं, इंशाल्लाह एक एक करके मैं आपको बहुत सारे वाकयात सुनाऊंगा, मुगलिया दौर के, उससे पहले के,
ठीक है ना, और हमारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, अल्लामा इकबाल, कायद आजम। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। और यकीन करें, आपको सिर्फ पीएचडी के पेपर में ही फायदा नहीं देंगी, बल्कि इसके बाद जो आपकी पढ़ाई है, जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे, तो पीएचडी कंटेन्स बंडल्स ऑफ जनरल नॉलेज। इतना कुछ इसके अंदर जनरल नॉलेज के हवाले से है ना, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में। खैर, पेपर पैटर्न की हेडिंग आई होप कि आपने डाल दी है। पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का है कि सेक्शन ए है जी, उसमें एमसीक्यूज होते हैं। सेक्शन ए है हमारा, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, 10 एमसीक्यूज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज ऑफ 10 मार्क्स। सही। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अमूमन 8 आते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। हर जो सवाल होता है वो 5 नंबर का होता है। और इस तरह 25 मार्क्स का ये सेक्शन बी होता है। ठीक है, 8 सवाल आएंगे, 5 करने होंगे, हर सवाल 5 नंबर का होगा। इस तरह 25 नंबर का सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस। 5 सवाल शॉर्ट याद करने। ठीक है। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस। 2 सवाल शॉर्ट करने। क्वेश्चंस की सर शॉर्ट क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होती है? बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ होगी हमारी, वो मिनिमम 8 लाइंस ऑफ योर आंसर शीट एंड मैक्सिमम 12 to 15 लाइंस। ये हमारे आंसर की लेंथ होगी। मिनिमम 8 लाइंस मिनिमम है। बेहतर है कि 12-15 लाइन तक का आंसर आप लिख दें, और ये इजीली आप लिख सकते हैं। इतना टाइम आपके पास इजीली अवेलेबल होता है कि आप उसका जो है मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 लिख लें। 8 to 15 लाइंस के अंदर का 8 लाइन से कम जवाब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन 8 लाइंस में हेडिंग इंक्लूड नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। ठीक है ना। एंड क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आर वेलकम। बिल्कुल, आप कोई भी सवाल अगर आपको किसी भी हवाले से फौरन पूछें, और तो टीचर को भी लगता है कि मतलब बच्चे जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मजा भी आता है पढ़ाने में। अच्छा जी, तो आपने सेक्शन बी के बारे में सुन लिया, तो सेक्शन सी भी सुन लें। लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और सिर्फ 2 ही सवाल आपने अटेम्प्ट करना है। एक सवाल 7.5 मार्क्स, और इस तरह 2 सवाल 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना। अमूमन इसमें 3 सवाल आते हैं या कभी 4 भी आ जाते हैं, तो और उसमें से आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दिस इज पेपर पैटर्न। लिख लें जी पेपर पैटर्न और मुझे बताएं अगर आपने लिख लिया है। आज हमारी पहली वर्चुअल क्लास। ओके, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा मैं आपको, और आज मैंने एक वीडियो देखी कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो सही चल रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क़याम। अब पहला चैप्टर है हमारा। ओके ओके, पहले चैप्टर का अभी थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ। इंशाल्लाह बाकायदा चैप्टर और इसके अलावा नोट्स आपको सेंटर से ही मिलेंगे। ठीक है ना। ढाका कोचिंग सेंटर जब आप जाएंगे फीस वगैरह पे करने, तो पीएचडी के नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है ना, उर्दू में या इंग्लिश में। और कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो जिस एरिया पे पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर कुछ कौमें रहती हैं। उनके सबसे पहले उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक यहाँ पे मजाहिब कौन कौन से रिलीजन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले बुद्धिज्म, जिसको बुद्ध मत कहते हैं। बुद्धिज्म यहाँ पर पाया जाता है। इनके ये आग की पूजा करते हैं। ठीक है ना। और कोई वो भी है इनका गौतम बुद्ध, उसकी भी ये पूजा करते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा हिंदू जो हैं उनमें 4 जातें होती हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, मुसलमानों में आपको पता है मुसलमान सब बराबर है। मुसलमानों में अफजलियत किस पर है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सिवाय इसके कि तुम तकवा और परहेजगारी में उससे अफजल हो। तकवा यानी कि हमारे यहाँ अगर आपको बुलंद मर्तबा मिलेगा तो वो किस बुनियाद पर मिलेगा? हमारे यहाँ अगर किसी को बुलंद मर्तबा मिलता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है उसके तकवा पर। ठीक है जी। अगर वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं है तो फिर तो वो कोई भी खून उसकी रगों में बह रहा है, उससे जो है कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनमें क्या होता है, जो हिंदू होते हैं, हिंदुओं में 4 कास्ट होती हैं। अब ये 4 की 4 जो कास्ट लिखी हुई है ना, ये मैंने लिखी हुई है उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। सबसे जो ऊंची जात का हिंदू होता है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण को जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू हासिल होती है। ठीक है ना, सबसे ऊंची जात के होते हैं। सबसे नीची जात के जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है शूद्रास। अब जो शूद्र होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई भंगी और इस तरह के काम इनसे लिए जाते हैं। और जिस गिलास में ब्राह्मण पानी पिएगा और अगर कोई शूद्र आ जाए तो उसको पहले पानी नहीं पिलाएंगे, उसको भगा देंगे, या उसको अगर पानी पिलाएंगे तो वो गिलास अलग रखेंगे और वो उस गिलास को फेंक देंगे। ठीक है ना, मतलब इस हद तक जो है वो इसमें होता है। ठीक है। अच्छा, तो ब्राह्मण के बारे में आपने सुन लिया। ब्राह्मण कौन लोग होते हैं? ये सबसे ऊंची जात के भी होते हैं, बड़े बड़े काम जो हैं ये सारे ही करते हैं, पंडित वगैरह इस तरह की चीजें। अच्छा, क्षत्रिय जो हैं ये वो लोग होते हैं जो कारपेंटर बन जाते हैं। ठीक है ना, और कारपेंटर के अलावा मुख्तलिफ फन आर्टिस्टिक काम करते हैं। अच्छा, जो वशिया होते हैं ये सिंगर्स, वो जो गाने वगैरह गाते हैं, इनके अक्सर ये लोग होते हैं। शुद्रास होते हैं बेसिकली जो सफाई सुथराई के काम करते हैं। गंदगी जो काम होते हैं वो सारे शुद्रास को करने होते हैं इनके यहाँ। यानी कि इनके यहाँ क्या हुआ है कि जात के हिसाब से बटा हुआ है कि भाई हम यही वाले काम करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब एक नाई है तो सारे के सारे नाई पैदा होंगे उसके घर में। ठीक है ना, और वो कसाई है तो कसाई होंगे सारे। चप्पलें जोड़ने वाले शुद्रास होते हैं, ये चप्पल मोची मोची का काम करते हैं, वो भी शुद्रास होते हैं। तो वो अगर एक है तो वो सारे यही 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 मतलब करेंगे, वो और कुछ चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब गरीब के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत ही है कि इस्लाम सबसे ज्यादा उसके दिल में असर करता है जाकर पहले। ठीक है जी। अब जब हमारे उलमा आए हिंद पर, बड़े सगीर हिंद पर जब वो कदम उन्होंने जमाए तो उन्होंने जो है बताया शुद्रास को कि भाई ये तुम निचली जात के मतलब क्या, कोई निचली उचली जात कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारी उतनी वैल्यू जितनी ब्राह्मण्स की वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो गिरा हुआ बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर इक्वल इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के असरात क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जब जो है हमारे उलमा आते हैं यहाँ पर और हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं इस जमीन पर, तो उनके आने के बाद क्या चेंज आता है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी तो इसकी बिल्कुल हम डिटेल पढ़ें, इसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे। अभी तो ओवरऑल आपको ये हेडलाइंस बताऊँ उसकी समझ में। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल चेंज कितना आता है। इस्लाम जब आया हिंदुस्तान में उसके बाद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंज आया, सियासी जो है तब्दीलियां आई, समाजी तब्दीलियां। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग सोसाइटीज थी, एक ही कौम की जो है, एक ही हिंदुओं की 4 अलग अलग सोसाइटीज थी। कोई मशरिक में जा रहा है, कोई मगरिब में जा रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो खत्म किया गया, रिड्यूस किया गया। किसके जरिए? इस्लाम के जरिए। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मजहबी इसका बड़ा असर था, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम इक्वलिटी का दर्ज देता है। ठीक है ना, सब बराबर है। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जंगी आज़ादी 1857 की। अब 1857 की जो हिस्ट्री है, यकीन करें जब आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा इसमें कौन कौन लोग थे, कैसे इन्होंने जो है प्लान बनाया और उससे पहले हुआ क्या था। प्राइवेटाइजेशन को जो है ना बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्या प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है?
तो देखें इसके हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ के इम्पैक्ट होते हैं। हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी आती है बड़े सगीर में, और वो लेकर के आते हैं, वो लेकर आते हैं गरम मसाले, काले मिर्च, जीरा और इस तरह की चीजें लेकर आते हैं कि हम वहां से आए जी बरतानिया से और हम ये चीजें बेचना चाहते हैं आपके मुल्क। ठीक है ना। अब वो तोहफे तहाइफ लेकर आए उस वक्त के बादशाहों के लिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान बादशाह थे, उनके लिए तोहफे तहाइफ लेकर उन्होंने इजाजत दे दी कारोबार करने की। अब होता यह था कि जब बरतानिया से या दीगर दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान में जब कोई चीजें लाई जाती थी, उसको बाकायदा चेक किया जाता था। ठीक है ना। तो होता क्या था देखें जी, अभी कोई सब्जी वाला आया है आई थिंक पीछे को, ऑल्दो आई एम ऑन 3rd फ्लोर लेकिन अब ये कि आवाज थोड़ी बहुत तो चलती है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि जब हिंदुस्तान से वो लोग आते थे लेकर, तो बाकायदा सारा सामान चेक होता था। अब हुआ क्या, पहले उन्होंने कॉन्फिडेंस हासिल किया कि सामान आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब्जियां आ रही हैं, ठीक है ना, और दीगर मसाले आ रहे हैं, तंबाकू आ रहा है इधर से उधर, ये सब चीजें चलती रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा आए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए कि बादशाह सलामत, हमारा जो सामान है बहुत ज्यादा आने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, साथ साथ वो खराज भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं हुकूमत वक्त को। उसके साथ साथ ये हुआ कि वक्त गुजरता गया, ठीक है ना, वक्त गुजरता गया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा सामान चेक होता है, इतना टाइम लगता है, हमें हमारे सामान को बगैर चेक किए आने की इजाजत दी जाए। अब बादशाह को पहले उन्होंने खुश किया, जिस तरीके से हमारे उस वक्त के मुसलमान बादशाह खुश हो जाते थे, उस तरीके से पहले उनको खुश किया गया। अब जब वो खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है जी, इनका सामान चेक नहीं करो, इतने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं और हमें टैक्स भी अच्छा दे रहे हैं, हमें रकम भी अच्छी दे रहे हैं, इनका सामान अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जब सामान चेक होना बंद हो गया, अब उन्होंने जदीद हथियार मुख्तलिफ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों में अपने हथियार फैलाना शुरू किए। राइफल्स और उस वक्त की जो जदीद असला था, हथियार थे, वो हमारे मुख्तलिफ एरियाज में उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। और इस तरह हुआ, अचानक से उन्होंने हमला किया, एक एक स्टेट करके उन्होंने हमारे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो मुसलमान और कुछ हिंदू जो है आपस में मिलकर बैठे, उन्होंने जिरगे किए, मीटिंग्स की कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहिए। लेकिन बरतानिया के जो उस वक्त लोग थे, अंग्रेज जो थे, फरंगी भी उन्हें कहते हैं, कि उन्होंने जो है ना अपनी बहुत ज्यादा जड़ें मजबूत कर ली थी पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा जड़ें मजबूत कर ली। अब उन्हें यहां से निकालना इतना आसान नहीं था। ठीक है। तो बहरहाल फिर प्लान हुआ है और मुसलमान और हिंदुओं ने प्लान बनाया कि हम पहले सारा हथियार जमा करते हैं और अचानक से उन पर हमला करेंगे। अब हिंदू और मुसलमान मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि हम देखेंगे कहाँ कहाँ इनके बंदे हैं, वहां पर हम अचानक से सब जगहों पर एक साथ हमला करेंगे। अच्छा जी, प्लानिंग चल रही है। अब प्लानिंग चल रही है, उन्हीं में कुछ हिंदू थे जो कि मुखबर थे अंग्रेजों के, उन्होंने अंग्रेजों को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे प्लानिंग चल रही है और ऐसे ऐसे आप पर हमला होगा फला तारीख को। अब अंग्रेजों को भी पता चल गया, अंग्रेजों ने भी पूरी अपनी फील्डिंग कर ली, हर तरफ अपने आप को तैयार कर लिया। अच्छा, हिंदू जो थे इधर मुसलमानों का बोले हाँ ठीक है, कदम बढ़ाओ मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों को कहा कि भाई अभी सर उठाएंगे, इनको आपने कुचलना है। अब हुआ ये कि मुसलमानों ने अचानक से हमला कर दिया। मुसलमानों के पास जज्बा था और कुछ नहीं था। ठीक है जी, प्लानिंग उनकी सही नहीं थी। नंबर 1, उस वक्त जो जिन मुसलमानों ने हमला किया था, नंबर 1 प्लानिंग उनकी सही नहीं थी, नंबर 2 हथियार ही नहीं थे बेचारों के पास। अब हुआ क्या कि उन्होंने जब हमला किया, यहाँ से जज्बा था, ठीक है ना, एक इस्लामिक परसेप्शन था, जज्बा था बहरहाल, और लेकिन वहां से जदीद हथियार थे। अब एक बंदा तलवार लिए आप सामने से डंडा लिए चला आ रहा है, मेरे पास राइफल है, मैं उसको अपने करीब ही नहीं आने दूंगा, मैं तो पहले ही गोली मार दूंगा उसको। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरह की वजूहात बनी कि 1857 के अंदर मुसलमान जो थे उनको बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल मेरे ख्याल से भी आज हमारी पहली क्लास है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, और इससे आगे की बातें हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। और नोट्स आपको, जैसा कि मैंने बताया, ढाका कोचिंग सेंटर से, वहां से काउंटर से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, द क्वेश्चंस आर वेलकम अप टिल नाउ। तो आज हमने क्या किया देखें, हमने आज सबसे पहले अपना
पूरा सिलेबस भी देखा आज हमने और अपने पेपर पैटर्न भी देखा, और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर। इसके एमसीक्यूज आपको सारे मिलेंगे, वो एमसीक्यूज आपने वक्तन फवक्तन याद करने होंगे, और इसका हम कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट भी हो, ठीक है ना। मतलब ऑनलाइन कोई टेस्ट का सिलसिला भी कोशिश करेंगे हम कि हम आपका सर हमारा ऑनलाइन टेस्ट का सिलसिला हम लोगों ने वो डिवाइस किया हुआ है इंशाल्लाह ताला। ये जरा मंथ एंड हो जाए, कि 1-2 क्लासेस हो जाए, तो फिर वो ऑनलाइन टेस्ट भी हम सारे इनके लेंगे। बेहतरीन बेहतरीन जी। कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो बस हम क्लास एंड करते हैं। एनी क्वेश्चन? बेटा किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अब्बास, अरहम, आयशा, वरीशा, जफ़ार, मरियम, इरफान, साद, नबीहा, नेहा, सबीहा, शुएब, सुफियान, वानिया, जुनैरा, कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा आखिरी के, अपने नाम के साथ आइएगा। जैसे अभी किसी का एक बच्चे का नाम नहीं आ रहा, बाकी तो सबके नाम आ रहे हैं, अपने नाम के साथ आइएगा ना, ताकि हमें आपको पुकारने में आसानी हो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, वो जो बच्ची है ना जिसका नाम सही नहीं आ रहा, उसका नाम वरीशा है, वो चाइनीज सा जो नाम लिखकर आ रहा है। जी जी जी, ऐसे कुछ वो वरीशा है। चलें ठीक है। बाकी है कि मैं आपसे सवाल करूंगा अगली क्लास में, कुछ जो आज मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड मैं अगली क्लास में आपसे कुछ सवाल करूंगा, और फिर हम अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।